आईएएस अर्चना चौधरी को उनकी पहली पोस्टिंग देश के सबसे नक्सल प्रभावित इलाकों में से एक बस्तर जिले में मिली थी। ये उनके लिए सिर्फ एक पोस्टिंग नहीं बल्कि एक चुनौती थी, एक ऐसी चुनौती जिसे उन्होंने खुद चुना था। शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी छोड़कर वो उस जंगल के बीच खड़ी थीं जहां हर सुबह सूरज की किरणें डर के साथ जमीन पर आती थीं और हर शाम खामोशी के साथ ढल जाती थीं। अर्चना का काम आसान नहीं था। उन्हें न सिर्फ नक्सलियों से निपटना था बल्कि उस सिस्टम से भी जो दशकों से भ्रष्टाचार और उदासीनता की जड़ों में गहराई तक फैला हुआ था। उनके साथ कई अफसर थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर यहाँ सिर्फ अपनी सेवा काल पूरा करने और जल्द से जल्द यहाँ से तबादला पाने के सपने देखते थे। एक दिन अर्चना एक दूर दराज के गांव का दौरा कर रही थीं। रास्ते में उन्हें एक झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत रोते हुए दिखाई दी। अर्चना ने गाड़ी रोकी और उस औरत के पास जाकर पूछा, अम्मा आप रो क्यों रही हैं? कोई परेशानी है क्या? बूढ़ी औरत, जिसका नाम सोमा था, ने रोते हुए कहा, मेरा इकलौता बेटा बीमार है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे शहर के अस्पताल में इलाज कराना होगा। मैंने सरकारी योजना के तहत मदद के लिए आवेदन दिया था, लेकिन बाबू साहब कहते हैं कि पैसा तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम उनकी फीस नहीं देंगे। हम गरीब आदमी हैं मैडम, हमारे पास कहाँ से पैसे लाएं? अर्चना के चेहरे पर गुस्सा आ गया। ये कोई नई बात नहीं थी। वो जानती थीं कि गरीबों के हक के पैसे काटकर बीच के दलाल और भ्रष्ट अफसर अपनी जेबें भरते हैं। लेकिन इस बार मामला उन्हें अपने दिल पर लगा। उन्होंने सोमा को आश्वासन दिया, आप चिंता मत कीजिए अम्मा, मैं आपके बेटे का इलाज करवाऊंगी और जो पैसा आपका हक है वो भी आपको दिलवाऊंगी। अगले दिन अर्चना सीधे तहसील कार्यालय पहुंची। उस बाबू, जिसका नाम श्यामलाल था, उसे बुलाया गया। श्यामलाल शुरू में घबरा गया, लेकिन जल्द ही हिम्मत करके बोला, मैडम जी, प्रक्रिया में समय लगता है, फाइलें तो दफ्तर में लंबित हैं। अर्चना ने अपनी मेज से एक फाइल उठाई और उसे श्यामलाल के सामने फेंकते हुए कहा, ये वही फाइल है जिसे आपने 3 महीने से अपनी दराज में बंद करके रखा है, और ये रही उस गरीब महिला की फरियाद जिसे आपने पैसे मांगकर वापस भेज दिया। क्या आपको शर्म नहीं आती? श्यामलाल का चेहरा पसीने से तर हो गया। वो जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन अर्चना जानती थी कि एक श्यामलाल को सजा देने से कुछ नहीं होगा। बीमारी तो जड़ में थी। उसी शाम अर्चना ने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई। जब सब इकट्ठा हुए तो अर्चना ने स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया। वीडियो में श्यामलाल और उसके जैसे कई दूसरे कर्मचारी गरीब लोगों से रिश्वत लेते हुए और उन्हें गालियां देते हुए दिख रहे थे। ये वीडियो किसी ने गुप्त रूप से शूट किया था और अर्चना के पास पहुंचा दिया था। हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी के चेहरे पर शर्म और डर के भाव थे। अर्चना ने ठंडी आवाज में कहा, ये सिर्फ एक उदाहरण है, मेरे पास ऐसे कई सबूत हैं। मैं आप सभी को चेतावनी देती हूँ, अगर किसी भी गरीब असहाय इंसान की फरियाद पर अगर एक भी दिन की देरी हुई या उससे एक पैसे का भी भ्रष्टाचार हुआ तो मैं सीधे जेल की हवा खिलवाऊंगी। ये मेरा आदेश है। उस दिन के बाद जिले के तहसील कार्यालयों का नजारा बदल गया। अब गरीबों को उनके हक के पैसे मिलने लगे, बिना किसी रिश्वत या देरी के। लोगों में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई। वो एक ऐसी अफसर को देखकर खुश थे जो उनकी आवाज थी। लेकिन अर्चना के इन कार्यवाहियों से कुछ लोगों की कमाई और सत्ता दोनों पर ब्रेक लग गया था। जिले का एक प्रभावशाली ठेकेदार और नेता बलराम सिंह, जो इस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरताज था, अर्चना से खफा हो गया। वो समझ गया था कि अर्चना उसके अवैध कामों की जड़ है। एक रात जब अर्चना अपने बंगले में फाइलें देख रही थीं, तभी उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। जैसे ही वो बाहर निकली, वो देखकर हैरान रह गईं। बाहर बलराम सिंह के 100 करोड़ गुंडे खड़े होकर नारे लगा रहे थे, अर्चना चौधरी वापस जाओ, हमारे गांव में तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी। बलराम सिंह आगे बढ़ा और चिल्लाया, तुमने मेरे लोगों को नौकरी से निकाला, मेरा काम रोका, सोचती क्या हो तुम इस जंगल की रानी? यहाँ के नियम कानून हम बताते हैं। अर्चना के सिपाही घबरा गए। उन्होंने अर्चना को अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन अर्चना नहीं हिली। उन्होंने बिना किसी डर के बलराम की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, बलराम सिंह, तुम्हारी ये दादागिरी इसी तक ही सीमित है। तुम गुंडे इकट्ठे करके मुझे डरा सकते हो, लेकिन सच को नहीं। और हाँ, ये जंगल न तुम्हारा है और न मेरा, ये उन लाखों गरीबों का है जिनकी आवाज बनने की हिम्मत मैंने की है। ये कहकर अर्चना ने अपना मोबाइल निकाला और सीधे डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को फोन लगाया। सर, मैं अर्चना चौधरी बोल रही हूँ। मेरे आवाज पर बलराम सिंह और उसके 200 से ज्यादा गुंडे मेरी हत्या की धमकी दे रहे हैं। मैं आपसे अगले 15 मिनट के अंदर
पैरामिलिट्री फोर्स मांगती हूँ। फोन पर बात सुनकर बलराम का चेहरा उड़ गया। वो समझ गया कि उसने गलत शख्स के सामने शेर की तरह बहादुरी दिखाई थी। वो वहां से भागने लगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अर्चना के सिपाहियों ने उसे और उसके कुछ गुंडों को दबोच लिया। ठीक 15 मिनट बाद पूरे इलाके में सायरन की आवाज गूंजने लगी। पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच गई और बाकी सभी गुंडों को धर दबोचा। अगली सुबह तक ये खबर पूरे देश में फैल गई। एक ऐसी आईएएस अफसर जिसने अकेले दम पर एक पूरे गुंडाराज को ध्वस्त कर दिया। अर्चना की हिम्मत के हर कोई कायल था। कुछ दिन बाद अर्चना फिर से उसी गांव में सोमा के घर पहुंची। सोमा का बेटा अब शहर के अस्पताल से ठीक होकर वापस आ चुका था। उसने अर्चना के पैर छुए और आंखों में आंसू ले कहा, मैडम जी, आपने मेरी जान बचाई। आप हमारे लिए भगवान हैं। अर्चना ने उसे उठाया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं भगवान नहीं हूं बेटा, मैं तो सिर्फ एक सिपाही हूं जिसे तुम्हारे जैसे लाखों लोगों की ताकत मिली है। वो जानती थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन आज उन्होंने उस लड़ाई को जीतने की शुरुआत कर दी थी, जो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बल्कि डर के खिलाफ थी। और उनकी हर जीत उस जंगल में एक नई सुबह की आहट थी। बलराम सिंह की गिरफ्तारी से बस्तर की राजनीति में एक भूचाल आ गया था। अर्चना का नाम अब डर और इज्जत दोनों का पर्याय बन गया था। आम जनता में वो एक सच्ची नेता की तरह पूजी जाने लगी थी। लेकिन जिन लोगों का अवैध साम्राज्य उनकी सक्रियता से खतरे में था, वे उन्हें अपनी आंखों का कांटा समझने लगे थे। इन लोगों का सरदार था विधायक वीरेंद्र सिंह राणा। वो दशकों से बस्तर पर राज करता आ रहा था। सतह पर वो एक सम्मानित नेता था जो विकास की बातें करता था, लेकिन अंदर से वो वही था जो बलराम जैसे गुंडों को पालता था और नक्सलियों के साथ मिलकर इलाके को अस्थिर रखकर अपना खनन और ठेकेदारी का धंधा चलाता था। अर्चना को उसने अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान लिया था। अर्चना समझ गई थी कि भ्रष्टाचार पर सिर्फ डंडा चलाने से कुछ नहीं होगा, जड़ को जलाना होगा। और इस इलाके की सबसे बड़ी जड़ थी विकास की कमी और नक्सलवाद। उन्होंने एक महत्वाकांक्षी योजना का खाका तैयार किया, जिसका नाम रखा प्रोजेक्ट उड़ान। इसका उद्देश्य था सबसे दूर दराज के गांवों को सड़कों से जोड़ना, वहां स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना और युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल विकास केंद्र बनाना। उनका मंत्र था, जब एक युवा के पास किताब और रोजगार होगा तो वो बंदूक नहीं उठाएगा। प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत जोरदार हुई। अर्चना खुद दूर दराज के गांवों में जाकर लोगों से मिली, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें विश्वास दिलाया कि सरकार उनके साथ है। लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। एक गांव में स्कूल बनने लगा, दूसरे में सड़क निर्माण शुरू हो गया। लेकिन वीरेंद्र राणा चुप नहीं बैठा। उसने अपने पुराने हथियार का इस्तेमाल किया, डर। एक रात जहां एक नए स्कूल की नींव रखी जाने वाली थी, वहां नक्सली ने हमला कर उन्होंने निर्माण सामग्री को आग के हवाले कर दिया और इंजीनियर को जान से मारने की धमकी। अगले दिन एक दूसरी जगह एक मेडिकल कैंप पर पथराव किया गया। यह सिलसिला शुरू हो गया। जहां भी विकास की एक किरण चमकती, वहां अंधेरा कर दिया जाता। लोग फिर से डरने लगे। अर्चना की छवि पर भी सवाल उठने लगे। लोग कहने लगे कि डीएम साहिबा तो अच्छा काम करना चाहती हैं, लेकिन यहाँ का माहौल ही खराब है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अर्चना समझ गई कि ये कोई आकस्मिक हमले नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। कोई उनके प्रोजेक्ट को असफल कराना चाहता है ताकि लोगों का विश्वास फिर से टूटे। उन्हें पता था कि यह साजिश वीरेंद्र राणा ही रच रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। उन्होंने अपने एक विश्वसनीय सूत्र, एक युवा पत्रकार रोहन को बुलाया। रोहन बहादुर और ईमानदार था, लेकिन वो भी राणा के डर से घबराता था। अर्चना ने उसे बताया, रोहन, मुझे पता है कि राणा नक्सलियों का इस्तेमाल कर रहा है। ये हमले नक्सली नहीं है, राणा के गुंडे कर रहे हैं। मुझे ठोस सबूत चाहिए। रोहन घबराया, मैडम ये बहुत खतरनाक है, राणा की पहुंच बहुत ऊंचे स्तर तक है। अर्चना ने उसके कंधे पर हाथ रखा, डरो मत, जब सच आपके साथ होता है तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें सिर्फ एक बात का पता लगाना है कि राणा नक्सली कमांडर से संपर्क कैसे होता है और वो उन्हें क्या निर्देश देता है। रोहन के अंदर एक नई हिम्मत जगी। कई दिनों की जांच और खतरे उठाने के बाद उसे एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। राणा अपने एक विश्वसनीय आदमी के जरिए हर हफ्ते जंगल के एक निश्चित स्थान पर नक्सली कमांडर से मिलता था और उसे हमलों के लिए पैसे और हथियार मुहैया कराता था। अर्चना ने एक बेहद खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने राणा के उस आदमी को अपने चंगुल में फंसाया और उसे अगली मीटिंग के बारे में जानकारी देने के लिए मजबूर किया। फिर उन्होंने डीजीपी से संपर्क किया, लेकिन इस बार किसी भी स्थानीय पुलिस अधिकारी को बिना बताए सीधे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की एक टीम को उस मिलने वाले स्थल पर
घेरा डालने का आदेश दिया। वो रात बहुत घनी और खामोश थी। जंगल के उस इलाके में जहां राणा और नक्सली मिलने वाले थे, सीआरपीएफ के जवान पेड़ों के पीछे छिपकर इंतजार कर रहे थे। ठीक समय पर राणा और नक्सली कमांडर आए। उनके बीच हो रही बातचीत को एक गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा था। राणा बोल रहा था, अगले हफ्ते जो पुल बनना शुरू होगा उस पर हमला करना है। मैं तुम्हें उसकी लोकेशन और सुरक्षा का पूरा ब्यौरा दे दूंगा। ये पुल नहीं बनना चाहिए। अर्चना चौधरी का घमंड टूटना चाहिए। यहीं पर अर्चना ने इशारा किया। सीआरपीएफ के जवानों ने चारों ओर से घेरा डाल लिया। हाथ ऊपर करो, आप घिर गए हैं। एक अधिकारी की आवाज जंगल में गूंजी। राणा और नक्सली कमांडर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी अंधेरे से अर्चना निकलकर सामने आई। उनके चेहरे पर ठंडी चिंगारी थी। राणा ने उन्हें देखकर कहा, तुम, ये सब तुम्हारी साजिश है। अर्चना ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं राणा साहब, ये आपकी साजिश का अंत है। आपने इस जमीन को अपनी जागीर समझा, गरीबों को अपना गुलाम समझा, आपने नक्सलियों को अपनी बंदूक बनाया। लेकिन आज इस जमीन की बेटी आपको इंसाफ की अदालत में खड़ा कर रही है। उस रात वीरेंद्र राणा और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए गए। अगली सुबह अर्चना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने राणा और नक्सली कमांडर के बीच हुई बातचीत का वीडियो राष्ट्र के सामने रखा। पूरा देश हक्का बक्का रह गया। राजनीति और नक्सलवाद का ये खुला गठजोड़ सबके सामने आ गया था। वीरेंद्र राणा का सियासी करियर खत्म हो गया। उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला। बस्तर में एक नई सुबह हुई। कुछ महीनों बाद उसी जगह जहां स्कूल की नींव पर पथराव हुआ था, वहां एक शानदार स्कूल बनकर तैयार था। उसका उद्घाटन करने के लिए अर्चना पहुंची थी। उनके सामने सैकड़ों बच्चे खड़े थे। उनकी आंखों में सपने और उनके हाथों में किताबें थीं। अर्चना ने भाषण देते हुए कहा, यह सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ये एक किला है। एक ऐसा किला जो डर, भ्रष्टाचार और अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देगा। ये बच्चे ही हमारे सच्चे सैनिक हैं जो इस जमीन को एक नए भविष्य की ओर ले जाएंगे। उस दिन बस्तर के आसमान में जो सुबह की किरणें थीं, वे अब डर के साथ नहीं बल्कि एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ चमक रही थीं। अर्चना जानती थीं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उस लड़ाई को जीतने की ठोस नींव रख दी थी। बस्तर में वीरेंद्र राणा के पतन के बाद अर्चना चौधरी का नाम देश भर में एक प्रेरणा बन गया था। मीडिया उन्हें बस्तर की बेटी, आयरन लेडी और न्याय की देवी जैसी उपाधियों से नवाज रहा था। उनकी सफलता की कहानियां हर जगह सुनाई जा रही थी। राज्य सरकार के लिए भी ये एक सुनहरा अवसर था। जल्द ही अर्चना का तबादला राजधानी लखनऊ कर दिया गया और उन्हें नवनिर्मित आदिवासी विकास विभाग की सचिव बना दिया गया। ये एक बड़ा पद था, एक तरह से इनाम। सबको लगा कि सरकार उनके काम को सराहती है और अब उन्हें राज्य स्तर पर ही बड़े बदलाव लाने का मौका दिया गया है। अर्चना की मां भी बहुत खुश थीं। उन्हें लगा कि अब उनकी बेटी जंगल की खतरनाक जिंदगी से दूर एक सुरक्षित जीवन जिए भी। लेकिन अर्चना को जल्द ही एहसास हुआ कि ये तबादला इनाम नहीं बल्कि एक शातिर चाल थी। उन्हें उस मैदान से दूर कर दिया गया था जहां वो सबसे प्रभावशाली थी। लखनऊ का दफ्तर बस्तर के जंगल से बिल्कुल अलग था। यहाँ हथियारों की आवाज नहीं बल्कि फाइलों के फर्शे पर गड़ने की आवाज सुनाई देती थी। यहाँ का दुश्मन छिपा हुआ था, वो लाल फीतेशाही का जाल जिसे दशकों से कुछ शक्तिशाली अफसरों और नेताओं ने बुना था। इस जाल का सरदार थे मुख्य सचिव अशोक कुमार शुक्ला। वो एक ऐसे अफसर थे जो अपनी छवि को बहुत महत्व देते थे। वो कभी कोई गलत बोलते नहीं थे। उनके हर फैसले में नियम और प्रक्रिया का हवाला होता था, लेकिन इन्हीं प्रक्रियाओं के जरिए विकास के कामों को धीमा कर दिया जाता था और कमीशनखोरी के रास्ते खुल जाते थे। अर्चना के विभाग को प्रोजेक्ट उड़ान के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट मिला, लेकिन जैसे ही वो काम शुरू करने वाली थीं तो उन्हें लाल फीतेशाही का सामना करना पड़ा। एक फाइल क्लियरेंस के लिए 5 विभागों से गुजरनी पड़ती। हर विभाग का अधिकारी शुक्ला का आदमी होता। कोई टेंडर की प्रक्रिया में देरी का बहाना बताता तो कोई भूमि अधिग्रहण में कानूनी रुकावट का हवाला देता। अर्चना समझ गईं कि उन्हें एक आलीशान केबिन तो दे दिया गया है, लेकिन उनके हाथ से असली ताकत छीन ली गई है। वो जंगल में शेर की तरह घूम रही थीं, लेकिन यहाँ वो एक पिंजरे में कैद शेर थीं। एक दिन अर्चना ने मुख्य सचिव शुक्ला से मुलाकात की। सर, प्रोजेक्ट उड़ान की फाइलें अटकी हुई हैं, जमीन पर काम रुक गया है, बस्तर के लोगों को इसकी बहुत जरूरत है। शुक्ला मुस्कुराए और अपने चश्मे से ऊपर से देखते हुए बोले, अर्चना जी, आप जल्दबाजी मत कीजिए। आप अभी शहर के माहौल को समझ नहीं पाई हैं। यहाँ सब कुछ प्रोसेस से चलता है। हमें नियमों का पालन करना होगा,
थोड़ा धैर्य रखिए। अर्चना जानती थी कि यह धैर्य वास्तव में उनकी योजना को धीरे धीरे मारने का एक और नाम है। वो उनकी बातों में आकर चुप बैठ गईं, लेकिन उनके दिमाग में एक नई स्ट्रैटेजी बनने लगी। उन्होंने एक बार फिर अपने पुराने सहयोगी पत्रकार रोहन को फोन किया। रोहन, मुझे लखनऊ के उस सिस्टम के बारे में जानकारी चाहिए जो दिखता कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ चलाता है। मुख्य सचिव शुक्ला का नेटवर्क कौन कौन से लोगों से बना है, उनकी कमाई के क्या स्रोत हैं। रोहन कुछ हफ्तों की जांच के बाद अर्चना को एक चौंकाने वाली जानकारी दी। शुक्ला और उनके साथी एक बहुत बड़े घोटाले में शामिल थे। उन्होंने एक नकली एनजीओ बनाया था जिसके जरिए आदिवासी विकास के लिए आने वाले केंद्र और राज्य के फंड्स को हजम कर लिया जाता था। प्रोजेक्ट उड़ान के फंड को भी उसी एनजीओ के जरिए रोका जा रहा था ताकि उस पर उनका कब्जा हो सके। अर्चना को समझ आ गया कि शुक्ला और उनके गिरोह को सीधे सबूत के साथ पकड़ना होगा, लेकिन ये बस्तर में राणा को पकड़ने जैसा आसान नहीं था। ये लोग साक्ष्य मिटाने के माहिर थे। तब अर्चना ने एक बेहद बुद्धिमान और जोखिम भरा कदम उठाया। उन्होंने एक फर्जी कंपनी का प्रपोजल तैयार किया जो उस नकली एनजीओ को आदिवासी क्षेत्रों में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए करोड़ों का ठेका देना चाहती थी। इस प्रपोजल में शुक्ला और उनके साथियों के लिए एक बड़ी कमीशन राशि का प्रावधान था। उन्होंने एक विश्वसनीय चेहरे वाले अपने जूनियर अफसर पंकज को यह प्रपोजल लेके उस एनजीओ के प्रमुख, जो कि शुक्ला का करीबी था, उसके पास भेजा। शुक्ला के गिरोह के लोगों की लालची आंखें इस बड़े ठेके को देखकर चमक उठी। उन्होंने डील को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक बैठक तय की। ये वही मौका था जिसका अर्चना इंतजार कर रही थी। उन्होंने इस बैठक की पूरी जानकारी दिल्ली स्थित केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दी और उनसे छापे के लिए एक विशेष टीम मांगी। वो दिन आ गया। एक शानदार होटल के सूट में शुक्ला के प्रतिनिधि और एनजीओ के प्रमुख पंकज को करोड़ों की कमीशन राशि के पहले भुगतान के रूप में एक ब्रीफकेस भरा हुआ कैश देने वाले थे। जैसे ही पैसों का लेन देन हुआ, सीबीआई की टीम ने छापा मार दिया। होटल के कमरे में मौजूद सभी लोग, जिनमें कई बड़े अफसर और ठेकेदार शामिल थे, रंगे हाथों पकड़े गए। कैश, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और फर्जी दस्तावेज, सब कुछ सीबीआई के हाथ लग गया। ये खबर जैसे ही आग की तरह फैली, पूरे राज्य की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में भूचाल आ गया। मुख्य सचिव अशोक कुमार शुक्ला को तत्काल निलंबित कर दिया गया और सीबीआई ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। अर्चना ने लखनऊ की उस अदृश्य जाल को उजागर कर दिया था जो गरीबों के खून को चूसता था। उन्होंने साबित कर दिया था कि जंगल में बंदूक से लड़ना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी दफ्तर की दीवारों के अंदर सूझबूझ से और साहस से लड़ना भी है। उस रात अपने सरकारी बंगले में बैठकर अर्चना ने बस्तर के लोगों को फोन किया। उन्होंने उस स्कूल की प्रिंसिपल से बात की जिसका उद्घाटन उन्होंने किया था। मैडम, सब ठीक है, यहाँ के बच्चे पढ़ने में मगन हैं, हम सब आपको याद करते हैं। अर्चना की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन हर जीत उन्हें और भी मजबूत करती है। उनकी लड़ाई सिर्फ एक पद या एक जिले के लिए नहीं थी। उनकी लड़ाई उस व्यवस्था से थी जो कुछ लोगों को समृद्ध बनाती है तो करोड़ों को अपने हक से महरूम रखती है। भारत के लिए थी जिसका सपना उन्होंने देखा था। एक ऐसा भारत जहां कोई भी गरीब और असहाय इंसान न्याय के लिए दर दर भटकना न पड़े। अगली सुबह का सूरज लखनऊ के शांत और शानदार बंगलों पर तब तक नहीं चमका था जब तक पूरा शहर एक बड़े राजनीतिक भूचाल की चपेट में न आ गया। मुख्य सचिव अशोक कुमार शुक्ला की गिरफ्तारी की खबर हर अखबार के सुर्खियों में थी और हर टीवी चैनल पर चर्चा का विषय थी। ये सिर्फ एक अफसर की गिरफ्तारी नहीं थी, ये राज्य की सत्ता के गलियारों में दरार की आवाज थी। अर्चना अपने दफ्तर में शांति से बैठी फाइलों को देख रही थीं। उनका चेहरा एक जीत के उत्साह से भरा नहीं था, बल्कि एक रणनीतिकार की तरह शांत और सोच में डूबा हुआ था। वो जानती थीं कि शुक्ला का पतन एक लड़ाई का अंत था, लेकिन युद्ध का अंत नहीं। तभी उनकी सचिव ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैडम, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन है, वो आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। अर्चना के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो जानती थी कि ये बुलावा उनकी प्रशंसा में नहीं था। ठीक है, उन्होंने कहा, मैं तैयार होकर आती हूँ। 1 घंटे बाद अर्चना मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंची। वहां का माहौल उनके दफ्तर से बिल्कुल अलग था। यहाँ शक्ति का एक अदृश्य दबाव था। मुख्यमंत्री श्री प्रताप सिंह एक ऐसे नेता थे जो अपने मुस्कान से दुश्मनों को भी अपना बना लेते थे। वो अर्चना को गर्मजोशी से मिले जैसे वे बहुत पुराने दोस्त हों। अर्चना जी, आइए आइए, आपने तो पूरे सिस्टम की सफाई कर दी, आप पर हमें गर्व है, उन्होंने उन्हें सोफे पर बिठाते हुए कहा। मैंने तो अपना कर्तव्य किया सर, अर्चना ने सीधी और संतुलित आवाज में कहा। मुख्यमंत्री ने लंबी सांस ली और अपना लहजा थोड़ा गंभीर करते हुए बोले, अब हाँ, कर्तव्य, लेकिन कभी कभी कर्तव्य का पालन करने से सिस्टम में अस्थिरता भी आ जाती है। शुक्ला जी के जाने से एक बड़ा पद खाली हो गया है, विभागों में डर और अनिश्चितता का माहौल है, हमें अब स्थिरता की जरूरत है। अर्चना समझ गई कि असली बात अब शुरू होने वाली है।
मुख्यमंत्री मुस्कुराए और बोले, आपकी क्षमता देखते हुए हमने आपके लिए एक नई जिम्मेदारी सोची है। दिल्ली से केंद्र सरकार का फोन आया है, वे आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं। हमने आपका नाम भी प्रस्तावित कर दिया है। अर्चना की भौहें तन गईं। किस तरह का प्रोजेक्ट सर? एक नेशनल पॉलिसी लेवल का प्रोजेक्ट। आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, जहां आप केंद्रीय मंत्री के ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर काम करेंगी। ये बहुत बड़ा अवसर है अर्चना जी, आपका करियर बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। ये सुनकर अर्चना को सब कुछ समझ में आ गया। ये प्रमोशन नहीं, बल्कि एक सुंदर तरीके से दिया गया बहिष्कार था। उन्हें उस मैदान से हटा दिया जा रहा था जहां वो सबसे ज्यादा खतरनाक थीं। दिल्ली का ओएसडी पद एक सोने के पिंजरे की तरह था, सम्मानजनक लेकिन बेअसर। प्रोजेक्ट उड़ान और बस्तर के लोग फिर से उन लोगों के हवाले हो जाएंगे जिन्होंने उन्हें सजा दी थी। अर्चना ने आंखें मिलाकर कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे बारे में सोचा सर, लेकिन प्रोजेक्ट उड़ान अभी अधूरा है। बस्तर के लाखों लोगों की उम्मीदें अभी भी उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं। मैं उसे अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती। मुख्यमंत्री के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उनकी आवाज में अब एक ठंडी चुभन आ गई। अर्चना जी, ये फैसला आपका नहीं, हमारा और केंद्र सरकार का है। राज्य हित में आपको ये नई जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। आपका तबादला अगले हफ्ते तक जारी कर दिया जाएगा। ये न एक विनती थी, न एक विचार, ये एक आदेश था। अर्चना उठकर उन्हें प्रणाम किया और बिना कुछ और कहे वहां से चली गईं। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं तो उनके पैरों के नीचे की संगमरमर की फर्श उन्हें एक कैदखाने की तरह महसूस होने लगी। अपनी गाड़ी में बैठकर जब वो वापस अपने बंगले जा रही थीं तो उन्होंने बाहर देखा। शहर की भीड़, चलती हुई गाड़ियां और आम जीवन। उन्हें एहसास हुआ कि जंगल में छिपे दुश्मन से लड़ना इससे कहीं ज्यादा आसान था। वहां दुश्मन सामने से लड़ता था, लेकिन यहाँ ये सूट बूट पहने हंसते हुए नियमों और प्रोटोकॉल की दीवार के पीछे छुपे दुश्मन कहीं ज्यादा खतरनाक थे। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और अपने जूनियर अफसर पंकज को एक मैसेज भेजा। प्रोजेक्ट उड़ान की सभी फाइलें, खर्चे का ब्यौरा और अगले चरण की पूरी योजना कल शाम तक मेरे पास रखो, कोई भी कॉपी किसी को न देना। फिर उन्होंने एक और मैसेज लिखा जो उन्होंने बस्तर के उस स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा था। बैठे डरो मत, मैं आप सबके साथ हूँ, वादा है। फोन उनके हाथ में था, लेकिन उनकी आंखों में एक नई ठंडी आग जल रही थी। उन्हें समझ में आ गया था कि उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो गलत अंदाजा लगा रहे थे। अर्चना को कोई पद या सरकारी महकमा नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास ताकत देता था, और अब लड़ाई उस विश्वास को बचाने की थी। असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। तो साथियों, ये रही हमारी एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। इसमें जितने भी किरदार या पद का जिक्र किया गया वो सब काल्पनिक हैं। इसमें किसी व्यक्ति विशेष या धर्म, समुदाय तथा समाज को ठेस पहुंचाना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन और शिक्षा के लिए है। यही कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।